हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, वेंटिलेटर। जी हाँ, वेंटिलेटर जिसका नाम सुन के कहीं ना कहीं बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन ये कहानी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसे रविकांत त्यागी जी ने लिखा है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। कमरे में धीमी धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। सामने की दीवार पर एक 32 इंच का एलईडी टीवी टंगा हुआ था, जो कि इस समय बंद था। दाईं तरफ की खिड़की पर एक कूलर धीमी गति से ठंडी हवाएं फेंक रहा था। बाईं तरफ की दीवार पर सटा हुआ एक दीवान था, जिस पर एक साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी और एक बुजुर्ग आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। दीवान के सिरहाने पर एक बड़ा वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ था, जिससे निकलकर एक नलिका बुजुर्ग के मुंह पर लगे हुए मास्क तक जा रही थी। सिलेंडर पर लगी शीशे की पारदर्शी ट्यूब में बुलबुले उठ रहे थे। बुजुर्ग मास्क से ऑक्सीजन आने के कारण ही सामान्य सांसें ले पा रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और एक 40 साल के आदमी ने प्रवेश किया। उसने बुजुर्ग के माथे पर हाथ रखा। बुजुर्ग ने आंखें खोली। पिताजी, थोड़ा बैठ जाइए, आपका कुर्ता बदल देता हूँ, हॉस्पिटल चलना है ना। आदमी ने धीरे से कहा कि मैंने एम्बुलेंस बुलाई है। उन्होंने कहा कि पिताजी जल्द बैठ जाइए, आपको हॉस्पिटल चलना है ना। तो बुजुर्ग ने कहा, एम्बुलेंस बुलाई होगी, तेरी गाड़ी तो मुझे पिछली बार हॉस्पिटल में भर्ती कराने से ही बिक गई थी। इस अवस्था में बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, अरे पिताजी, आप भी जाने क्या क्या सोचते रहते हो। गाड़ी पुरानी हो गई थी, तंग कर रही थी, और आपसे किसने कहा कि बीमारी में हम लोगों ने गाड़ी बेच दी। अब नई लेंगे दीपावली पर। चल छोड़, नई लेगा, निशा को मेडिकल कॉलेज में भी तो भेज देगा, सूरज को स्कूटी भी दिलवा देगा और सब हो जाएगा। बैठ जाइए ना पिताजी, कुर्ता बदल देता हूँ। सुरेश की कार मंगाई है 10 बजे। नहीं जाना हॉस्पिटल, ठीक होना होगा तो यहीं हो जाऊँगा। क्या बाबूजी, आप भी हर बार छोटे बच्चे की तरह जिद करते हैं। पैसे हैं मेरे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप तैयार तो हो जाइए। बुजुर्ग कुछ देर तक आंखें बंद करके एकदम शांत लेटे रहे और फिर धीरे धीरे कोहनियों के सहारे लेकर उठ बैठे। फिर धीरे से कहा, देख बेटा, बात पैसों की नहीं है, मुझे पता है तू मैनेज कर लेगा, किंतु प्रश्न ये है, क्या दुनिया में हर आदमी की विदाई वेंटिलेटर से ही होनी चाहिए? क्या ये जरूरी है? अब वेंटिलेटर इसमें कहाँ से आ गया? पिताजी, ये तो सब आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था का एक अंग है ना। हाँ बेटा, वो तो है, और बहुत से मामलों में लोगों की जान भी बचाता है। दुर्घटना में और जब हॉस्पिटल में नियत के आदेश से आदमी धीरे धीरे मर रहा होता है, तो अंत में डॉक्टर वेंटिलेटर पर टांग देते हैं। खैर, वो दूसरी बात है। मगर देख, मैं बच्चों की तरह जिद नहीं कर रहा था, बल्कि ये मेरा गंभीर चिंतन है। मेरा हॉस्पिटल न जाने का निश्चय एकदम दृढ़ है, और ये तेरी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं है। अरे, गाँव की जायदाद बिक जाएगी तो फिर तेरे पास बहुतेरा पैसा होगा, जिंदगी ठीक ठाक से गुजारने लायक हो जाएगी। मगर सवाल ये है कि अब अधिक आप मत बोलिए पिताजी, मैं आपके लिए गर्म दूध लाती हूँ, हल्दी डालकर, बहू ने कहा। नहीं, अभी नहीं, तू जरा बैठ मेरे पास। देख बेटा, इस धरती पर जब से जीवन है तब से जन्म भी है और मृत्यु भी है। जिस दिन इंसान दुनिया में आता है, उस दिन उसके भविष्य की कुछ चीज़ें निश्चित हो जाती हैं। उसमें से एक सत्य है, ये भी है कि एक दिन हर आदमी को यहाँ से जाना पड़ेगा। इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए, दुनिया की सारी विलासिताओं को भोगने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ता रहता है, और वो दौड़ता ही रहेगा अगर नियत कहीं ना कहीं पूर्ण विराम ना लगा दे तो। उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, कुछ भी हो पिताजी, आदमी को आखिरी क्षण तक स्वयं को स्वस्थ रखना चाहिए, और जिंदा रहने का अधिकार तो सबको है ना, वरना ये तो आत्महत्या हो जाएगा। बेटे ने कहा,
आत्महत्या नहीं बेटा, आत्मसमर्पण है। नियत के सामने, प्रकृति के सामने, विधाता के सामने। पिछली बार गए थे ना हॉस्पिटल, तो क्या उन्होंने मेरी कमज़ोर हुए लंग्स को नया कर दिया? क्या उन्होंने मेरी उम्र को घटा दिया? मेरी विदाई काल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। पिताजी ने कहा, आपके तर्कों को तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं, पर एक बेटे का जो फर्ज है उसे मैं निभाऊंगा। अरे तूने कहाँ अपने फर्ज में कोई कसर छोड़ी? मगर अच्छा चल, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरी उम्र को 6 महीने या 1 साल आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तब वो कौन सा 1 साल आगे बढ़ेगा? इस बीमारी और बुढ़ापे का कष्ट झेलता हुआ 1 साल ना बहुत दर्दनाक होगा। दवाओं की सहायता से लड़खड़ाता हुआ, घसीटता हुआ 1 साल, मुझे लगता है पुराने काल में हमारी फिलॉसफी सही थी। जब शरीर थक जाता और सर्वाइव ना करने का कोई चांस नहीं होता तो लोग बुजुर्गों को घर पर सेवा करते थे, उन्हें उनकी इच्छा से खिलाते पिलाते थे, भगवान से उनकी मुक्ति का प्रार्थना करते थे। आज खास तौर पर शहरों के सारे बुजुर्ग वेंटिलेटर पर दम तोड़ रहे हैं। अब तो नया ज़माना है ना पिताजी, चिकित्सा के क्षेत्र ने बहुत तरक्की कर ली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटे ने कहा। कहीं ना कहीं इंसान को संतोष और सब्र होना चाहिए। अब मैंने जीवन के अपने सारे दायित्व को पूरा कर लिया है, लेकिन जितनी क्षमता थी उतना दौड़ भी लिया है। मन का खाया, मन का पहना, मन का ओढ़ा। अब जितनी सांसें बची हैं उन्हें उस देह को डॉक्टर की नुकीली सुइयों से छिदवाए बिना, उनके नुकीले शल्य चिकित्सों से कटवाए बिना शांति के साथ मैं अपने बच्चों के मध्य गुजारना चाहता हूँ। ऐसी बातें मत करो पिताजी। मुझे याद है जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो आप पूरी रात जाकर मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखते थे। मेरी पढ़ाई के लिए आपने अखबार तक बंद करवा दिया था, ऑफिस की चाय पीनी बंद कर दी थी। उसने एक हिचकी ली और जिससे उसका गला रुंध गया था और आवाज़ बंद हो गई थी। अरे तो क्या छोटा बच्चा हो जो तुम ऐसे इमोशनल हो रहे हो? हाँ, बच्चा ही हूँ आपका। आपके बिना एक कदम नहीं चल सकता। आज भी कोई काम आपसे बिना पूछे मैं नहीं कर सकता। अरे बावले, ज़िंदगी से लड़ना सीख। तेरी माँ कितना लगाव था हम दोनों को, तेरा भी और मेरा भी। जिए ना उसके बिना इतने बरस। तू मेरा बहुत जिम्मेदार और लायक बेटा है, ज़िंदगी में कभी लड़खड़ाना मत, पिताजी ने कहा। इतना इलाज होना था तो हो गया। अपनी जॉब पर जाने की तैयारी कर। मैं अभी अब कहीं नहीं जा रहा, ना हॉस्पिटल ना ऊपर, बोलकर उन्होंने बेटे के बालों में उंगलियां घुमाई। तभी उनकी बहू एक गिलास दूध लेकर आई। उसने उनके चेहरे से मास्क हटाया और बिना कुछ बोले किसी बच्चे की तरह उनके मुंह में दूध का गिलास लगा दिया। उसके बाद तौलिए से उनका चेहरा साफ किया और आराम से सहारा देकर लिटा दिया। उन्होंने असीम शांति के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। तो ये रविकांत त्यागी जी की कहानी है और आशा करती हूँ कहानी बहुत पसंद आएगी। और एक दूसरी बात सर कि इस कहानी से ना मुझे भी ऐसा लगा कि हमारे बुज़ुर्ग, ठीक है, उन्हें आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से उनकी इलाज कराओ, लेकिन जो डॉक्टर परहेज़ बुढ़ापे में बोल देते हैं, आप 70-80 साल के हो गए हो और डॉक्टर बोलते हैं कि आप इनको सिर्फ जूस दीजिए या सिर्फ फल दीजिए, उनके मन का कुछ मत दीजिए। तो मुझे भी यहाँ पर तो मुझे भी लगता है कि हमारे बुजुर्ग 70-80 साल के हो चुके हैं, हमें उनके खाने पीने का पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें वो खाना देना चाहिए जो उनका मन हो, जो उनकी इच्छा हो, क्योंकि अगर वो चीज़ वो खाएंगे तो वो चीज़ उन्हें लगेगी भी और उनके मन को कहीं ना कहीं तृप्ति मिलेगी। लोग सोचते हैं कि हमारे माताजी पिताजी, सभी सोचते हैं, ये सबकी बातें हैं। हर बच्चा चाहता है कि उनके माता पिता का हाथ हमेशा उनके सर पे रहे, तो इस वजह से वो हमेशा ही सोचता है कि परहेज़ी खाना दें या परहेज़ कराएं तो मम्मी पापा ज़्यादा दिन तक रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 70-80 साल के आपके मम्मी पापा बुज़ुर्ग हैं तो उनकी हर खाने की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि वो जहाँ से जाएंगे उसके बाद यहाँ पर खाने कभी नहीं आएंगे। तो आप उनकी हर इच्छा वो पूरी कीजिए, हर उन्हें वो चीज़ खाने को दीजिए जो वो चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सर की ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।